बारिश में 2 काली और 3 गोरी बहू की गोद भराई। उमा बेटा, जा आरती की थाली लेकर आ। लाई माँ। ये लीजिए माँ। यामी, रिया, मोनिका इस कलश को गिराकर अपने सुंदर पैरों से घर के अंदर प्रवेश करो। और तुम दोनों, संजीता, शोभा, इनके बाद तुम भी घर के अंदर प्रवेश करो। याद रखना, दाएं पैर से ही घर के अंदर प्रवेश करना। पता चले कि बाएं पैर से प्रवेश कर दिया और अपने आने के साथ साथ घर के अंदर पनौती भी लेकर आ गई। लता अपने 5 बेटों में से 3 बेटे अमन, आकाश और विकास की शादी अपनी मनपसंद लड़की यामी, रिया और मोनिका से करवाती है। रिया, यामी और मोनिका तीनों ही दिखने में बहुत सुंदर होती हैं। लता अपने दूसरे दोनों बेटे रंजीत और प्रदीप के लिए भी गोरी बहू लाना चाह रही थी, लेकिन रंजीत और प्रदीप संजीता और शोभा नाम की लड़की से शादी करना चाहते थे। शोभा और संजीता दिखने में काफी काली होती हैं। शोभा और संजीता के काले रंग की वजह से लता इस शादी के खिलाफ होती है, लेकिन अपने बेटों की जिद के आगे लता को इस शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। ये लो, ये सारे कपड़े ले जाकर अच्छे से धोना, और याद रहे, एक भी कपड़े पर दाग नहीं रहना चाहिए। लेकिन माँ जी, इसमें तो वो भी कपड़े हैं जो मैंने और संजीता ने कल धोए थे। हाँ तो क्या हुआ, कपड़े ढंग से धुले नहीं थे इसलिए दोबारा धोने को दे दिए, समझी? और इतना आलस भी ठीक नहीं है। माँ जी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हमने कल सारे कपड़े अच्छे से धोए थे, तो ये गंदे कैसे हो गए? तो तुम क्या कहना चाहती हो? ये सारे कपड़े क्या माँ जी ने गंदे कर दिए हैं? एक तो ना शक्ल है, ना सूरत, कोयले की तरह काली हो, लेकिन जुबान तो देखो बिल्कुल कैंची की तरह चल रही है। माँ जी, आपको भी बहू बनाने के लिए 2 ब्लैक ब्यूटी ही मिली थी क्या? माँ जी, काला होना क्या कोई पाप है? हमने अपनी मर्जी से तो अपने लिए ये रंग नहीं चुना था। आप सभी को काले रंग के कपड़े, काले बाल, काली आंखें तो पसंद हैं, लेकिन अगर किसी इंसान का रंग काला है तो वो आपको नहीं पसंद। ऐसा क्यों माँ जी? देखा तो जरा कैसे अपनी सास से जुबान लड़ा रही हैं। अरे शक्ल और सूरत नहीं थी ये तो पता था, लेकिन तमीज भी नहीं है, ये आज पता चल गया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, ऐसी बदतमीज लड़कियों को अपने घर की बहू बनाकर। ये राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है। अपनी सास से भला कोई ऐसे बात करता है क्या? शोभा और संजीता की बातों से किसी को भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, जिसके बाद शोभा और संजीता बाहर आंगन में बैठकर कपड़े धोने लगती हैं। शोभा और संजीता के काले रंग की वजह से घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी शोभा और संजीता पर ही होती है। लता अपनी तीनों गोरी बहुओं से घर के बिल्कुल भी कामकाज नहीं करवाती थी। उन्हें वो बस पूरा दिन आराम करने देती थी, और वहीं शोभा और संजीता से कड़ी धूप में भी काम करवाती थी। लता के बर्ताव की वजह से यामी, मोनिका और रिया का बर्ताव भी शोभा और संजीता के लिए एक जैसा ही हो गया था। शोभा, संजीता घर में किसी भी तरह की कोई लड़ाई ना हो, इसलिए वो सारी बातें अपने पतियों से नहीं कहती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और घर में सबको पता चलता है कि शोभा और संजीता प्रेग्नेंट हैं। सच में शोभा, मैं पापा बनने वाला हूँ, और तुम मम्मी, आज तुमने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। माँ, सुना आपने, आप दादी बनने वाली हैं। इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है? तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे बच्चा तेरी गोद में खेल रहा हो। संजीता और शोभा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर भी लता बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, और तीनों गोरी बहुओं में इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। संजीता और शोभा के प्रेग्नेंट होने पर भी लता उन दोनों से ही घर के सारे काम करवाती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और एक घर में सबको पता चलता है कि मोनिका, यामी और रिया तीनों प्रेग्नेंट हैं। लता अपनी तीनों गोरी बहू की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बहुत खुश होती है और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। समय समय पर जूस, फ्रूट्स देना और उनकी सारी चीजों का ख्याल रखना। ये सब देखकर शोभा और संजीता को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुप होकर सारे काम करती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अब 5 बहुओं की गोद भराई की रस्म का समय आ जाता है। यामी, रिया और मोनिका बहू, ये लो, मैं तुम तीनों के लिए ये लहंगे लेकर आई हूँ। अपनी गोद भराई की रस्म में तुम तीनों यही लहंगा पहनना। तुम्हारे इस गोरे रंग पर ये लहंगे बड़े प्यारे लगेंगे। माँ जी, हम लोग अपनी गोद भराई की रस्म में क्या पहनेंगे?
तुम दोनों को नए कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? जो तुम्हारे पास रखे हैं वही पहन लो। और वैसे भी तुम जैसी कालियों पर इतने महंगे और सुंदर लहंगे अच्छे नहीं लगेंगे। अपनी सास की बात सुनकर संजीता और शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती हैं और वो चुपचाप से चली जाती हैं। गोद भराई की रस्म के शुरू होते ही सारे लोग गोद भराई की रस्म में जुट जाते हैं। 5 बहुएं आंगन में आकर बैठ जाती हैं, जिसमें से रिया, मोनिका और यामी ने तो सुंदर सुंदर लहंगे पहने होते हैं, जिससे उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन शोभा और संगीता ने एक साधारण सी साड़ी पहनी होती है। गोद भराई की रस्म चल रही होती है। बारिश का मौसम भी होता है, जिस वजह से कुछ ही देर में बारिश आना शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को क्या अभी ही आना था? उमा, जा जल्दी से अंदर से जाकर छतरी लिया और अपनी भाभीयों के ऊपर पकड़कर खड़ी हो जा, वरना तेरी भाभी भीग जाएंगी। अपनी माँ के कहने पर उमा जल्दी से अंदर जाकर 2 छतरी लेकर आती है और अपनी तीनों गोरी भाभीयों के सर पर पकड़कर खड़ी हो जाती है। लेकिन बेचारी शोभा और संजीता दोनों ही बारिश में भीगती हैं, जिससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद लता अपनी तीनों बहुओं की गोद भराई की रस्म करती है और उन्हें अंदर ले जाती है। बारिश में भीगने की वजह से संजीता और शोभा की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन ऐसी हालत में भी लता शोभा और संजीता से घर के कामों को करवाना नहीं छोड़ती है, जिससे उनकी हालत और बिगड़ने लगती है और उन्हें अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है। प्रदीप और रंजीत जल्दी से शोभा और संगीता को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, इन दोनों को लेबर पेन शुरू हो गया है, लेकिन इनके डिलीवरी में तो अभी टाइम है। देखिए, इनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकी नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए हमें सी सेक्शन करना होगा। लेकिन ऑपरेशन में माँ और बच्चे दोनों को ही बचाना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर रंजीत और प्रदीप दोनों ही डर जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर जल्दी से शोभा और संजीता को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और उनका सी सेक्शन करते हैं। ऑपरेशन सफल होता है, जिसकी वजह से शोभा और संजीता के साथ साथ उनके बच्चों की भी जान बच जाती है। लगता है प्रेगनेंसी की हालत में इनसे बहुत सारा काम करवाया गया था, जिसकी वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन माँ तो कहती थी कि तुम दोनों ने प्रेगनेंसी की हालत में बिल्कुल भी काम नहीं किया है, तो ये सब कैसे हुआ? रंजीत की बात सुनकर लता और लता की तीनों गोरी बहुएं डर जाती हैं, ये सोचकर कि कहीं शोभा और संजीता उनका नाम न ले ले। हमने प्रेगनेंसी की हालत में घर के कुछ भी काम नहीं किए हैं। लगता है डॉक्टर को कोई गलतफहमी हो गई है। हमारे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस किसी रीजन से भी हो सकते हैं। संजीता की बात सुनकर लता और यामी, रिया, मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दे बहू, मेरी वजह से आज तुम दोनों की ऐसी हालत हो गई। ऐसी हालत होने पर भी तुम दोनों ने हम लोगों को बचाने के लिए झूठ बोला। मुझे माफ कर दो। लता, यामी, मोनिका और रिया चारों ही संजीता और शोभा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं, जिसे देखकर शोभा और संजीता उन्हें माफ कर देते हैं। अब लता शोभा और संजीता के साथ साथ उनके बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। कुछ टाइम में यामी, मोनिका और रिया भी अपने बच्चों को जन्म देती हैं, जिसके बाद अब सभी साथ में खुशी खुशी रहते हैं। सोनपुर के एक छोटे से गांव में एक काली रंगत की लड़की रहा करती थी। कविता के बचपन से ही बहुत लंबे घने बाल थे और उसकी लंबी चोटी बना करती थी, जिसे देखकर गांव की सभी लड़कियां उससे कहती थी, कविता तेरे बाल कितने लंबे हैं, मुझे भी तेरे जैसे लंबे बाल चाहिए। तू अपने बालों के लिए क्या करती है? हाँ कविता, हमें भी बता, आखिर तेरे इतने लंबे बाल कैसे हैं? अरे तेरे जैसे जितने लंबे बाल पूरे गांव में किसी के नहीं हैं। जरा अपनी चोटी को देख, नागिन की तरह लहरती है। अरे मेरी माँ ने बताया था कि मेरे बाल बचपन से ही ऐसे लंबे घने हैं और जब जब मैं बड़ी हुई तो मेरी लंबाई से पहले मेरे बाल लंबे हुए। इन बालों का राज तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर मेरे बाल इतने लंबे घने क्यों हैं। कविता ऐसा कहकर वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी सहेली बाकी की सहेलियों से चुगली करते हुए कहती है, हाँ हाँ, लंबे काले घने बाल, लंबी चुटिया, इन सबको हटाओ। जैसे लंबे बालों का होना जरूरी है, वैसे ही गोरे रंग का भी होना जरूरी है। इसके काले लंबे बाल इसकी खूबसूरती को निहार नहीं पाए,
देखो इसका रंग कितना काला पीला है, ऐसी लड़कियों को तो कोई पूछता भी नहीं। ये सब कविता सुन लेती है, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर पर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे इतने लंबे बाल क्यों हैं? और चलो मेरे बाल लंबे हैं तो क्या मेरा रंग आप दोनों के ऊपर जरा भी मैच नहीं करता? पिताजी भी गोरे हैं और आप भी गोरी हो, फिर मेरा रंग इतना काला क्यों है? बिटिया इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जरूरी नहीं कि माता पिता गोरे हों तो बच्चा भी गोरा ही पैदा हो। सविता ऐसा कहकर अपनी बेटी कविता को अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद कविता रोना बंद कर देती है और बाकी के बच्चों के साथ खेल कूद में लग जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और कविता पूरे 20 साल की हो जाती है और उसका 2 दिन बाद जन्मदिन आने वाला होता है और उसी दिन उसकी शादी भी होती है। माँ मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती, माँ मुझे मत भेजो, माँ मुझे अपने पास ही रखो। माँ बेटी ऐसा क्यों कह रही है? तुझे पता है ना कितने सारे रिश्ते टूटने के बाद ये रिश्ता तय हुआ है और अब तेरी शादी है, तू ऐसे कर रही है? माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सच में नहीं जाना चाहती। सविता अपनी बेटी कविता को बहुत समझाती है, जिसके बाद कविता अच्छे से समझ जाती है और 2 दिन बाद शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में आने के बाद उसके ससुराल में हर एक का उसके रंग को देखकर मुंह बन जाता है। हे भगवान, बस यही रह गया था जीवन में, इतनी काली बहू तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अजी आपने क्या सोचकर इस काली लड़की से बेटे की शादी करवाई है? अरे इसमें सोचना क्या था, अगली के घर से इतना सारा दान दहेज आया है और हमें चाहिए ही क्या था। दान दहेज की बात सुनते ही पार्वती शांत हो जाती है और जब वह दहेज का सामान देखती है तो उसकी आंखें फटकर 4 हो जाती हैं। इतने सारे गहने, इतना सारा दहेज का सामान, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। लगता है पहली बार किसी ने अपनी बेटी की शादी बड़े ही दिल खोल कर की है। दान दहेज देखकर तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही सब अपने अपने रंग दिखाने लगते हैं। हर कोई कविता के ऊपर अत्याचार करता है। जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो, कोई काम नहीं दिखाई देता क्या तुम्हें? चलो जाकर जल्दी से कपड़े धो लो। कविता कपड़े धोने चली जाती है। कपड़े धोकर वह छत पर रस्सी सुखाकर जैसे ही नीचे आती है, उसकी ननद प्रियंका उससे कहती है, ये क्या, अभी तक आपने मेरा टिफिन भी पैक नहीं किया, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो। प्रियंका के कहते ही कविता रसोई में जाती है और उसका टिफिन पैक करके उसे दे देती है। इसी प्रकार दोनों माँ बेटी बेचारी कविता को अपनी उंगली पर नचा रही होती है। एक दिन कविता नदी किनारे से पानी भरकर अपने घर की तरफ आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई दर्द से तड़पते हुए दिखाई देती है। अरे अम्मा, आपको क्या हो गया है? उठो उठो ना अम्मा। कविता उस बूढ़ी औरत के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कती है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है। तभी उस बूढ़ी औरत को होश आता है और वो कविता से कहती है, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही बूढ़ी औरत कविता के सर पर हाथ फेरती है, कविता की चोटी हवा में उड़ने लगती है और वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी के रूप में आ जाती है। कौन हो आप? और अचानक से आपने ये रूप कैसे बदला? मेरी चोटी हवा में कैसे उड़ रही है? कविता अचानक से डर जाती है, लेकिन तभी वह जादूगरनी उससे कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हारे साथ वही किया है जो मुझे करने के लिए भेजा गया था। दरअसल तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तुम उस समय पैदा हुई हो जिस समय दोनों ग्रह अपनी दिशा में थे। मुझे तुम्हारी चोटी में जादू डालने के लिए भेजा गया है। अब तुम इस चोटी से कोई भी काम कर सकती हो, अपनी सभी परेशानियों को भी दूर कर सकती हो। ऐसा कहकर जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। सच में मेरी चोटी जादुई चोटी है क्या? ये कुछ भी काम कर सकती है क्या? मेरी जादुई चोटी मेरे पानी के मटके उठा सकती है? कविता के इतना कहते ही उसकी जादुई चोटी पानी के मटके उठा लेती है, जिसके बाद कविता ये देख हैरान रह जाती है
वो अपनी जादुई चोटी की मदद से पानी के मटके आराम से घर ले आती है। घर पर आने के बाद वो रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बना रही होती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होती है और छत पर सूखे हुए कपड़े भीगने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बड़ी मेहनत से उन कपड़ों को धोया है। कविता ऐसा सोचकर अपनी चोटी से कपड़े उठाने के लिए कहती है। देखते ही देखते उसकी जादुई चुटिया इतनी बड़ी हो जाती है कि वो छत तक पहुंच जाती है और वहां से सभी कपड़ों को अपने आप उठाकर ले आती है और उन्हें उनकी सही जगह पर भी रख देती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया चोटी है मेरी। अब तो मैं इस जादुई चोटी से हर एक काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ। अब चाहे मेरे ससुराल वाले मुझ पर कितनी भी अत्याचार ही क्यों ना कर लें। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश बंद ही नहीं होती। बारिश के चलते हर जगह पानी ही पानी भर जाता है। यहाँ तक कि कविता के घर में एक दिन सुबह चारों तरफ पानी भरा होता है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा पानी कहाँ से आया? माँ देखो ना, मेरे तो सारे कपड़े खराब हो गए और देखो सारा फर्नीचर भी खराब होता जा रहा है। अपनी जरूरत का सामान उठाओ, हमें यहाँ से जाना होगा। सुनने में आया है कि बांध टूटने वाली है, अगर वो टूट गई तो हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगी। ये सुनते ही कविता के होश उड़ जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सबसे पहले अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी बांध टूट जाती है और पानी बड़ी तेज बहाव से गांव में आ जाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के घर तहस नहस हो जाते हैं और लोग पानी में डूबने लगते हैं। यहाँ तक कि प्रमोद, प्रियंका और पार्वती भी पानी में बहने लगते हैं। इसी दिन के लिए मुझे ये जादुई चुटिया मिली थी कि मैं इससे लोगों की मदद करूं। कविता अपनी जादुई चोटी से पानी में डूब रहे लोगों को बचाती है और उन्हें ऊंची सतह पर पहुंचा देती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो गांव के कई सारे लोगों को अपनी चुटिया से बचा लेती है। जब बारिश रुक जाती है और पानी गांव से निकल जाता है, गांव के सभी लोग कविता का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनमें से कई लोग ऐसे थे जो उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। वहीं पार्वती को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने परिवार के साथ कविता से माफी मांगती है। कविता सबको माफ कर देती है और अब वो अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।